अब ध्यान दो, अब बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम रिएक्शन कराएं PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ, तो आपको वैसी रिएक्शन देखने को मिलेगी जैसे हम अल्कोहल के साथ कराते थे। देखो PCl3 के साथ कराएं तो 3 RCOCl चाहिए, 3 Cl इन 3 के साथ जाएंगे, ठीक है। और 3 H 3 O P के साथ बनाएंगे H3PO3। कोई दिक्कत? PCl5 के साथ कराऊं तो एक Cl जाएगा RCO के साथ और RCOCl बनाएगा, एक Cl जाएगा H के साथ और HCl बनाएगा, और PCl3 O के साथ देख करेंगे, इस बचे हुए O के साथ POCl3 बनाएंगे, POCl3। ठीक है, वैसी रिएक्शन है जैसे अल्कोहल में करी थी हमने, ये सेम रिएक्शन हमने अल्कोहल में भी करी थी जब हमने RX बनाया था, और अब RCOX बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं RCOOH को SOCl2 के साथ रिएक्ट कराऊं, वहां पे भी कराया था तो HCl बाहर हुआ था वहां पे, अब भी होगा, RCOCl बनेगा, SO2 बाहर और HCl बाहर, SO2 भी गैस की फॉर्म में, HCl भी गैस की फॉर्म में, ठीक है। वहां बताया था RX बनाने का अच्छा तरीका है, यहाँ पर RCOCl बनाने का अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स है वो गैस की फॉर्म में उड़ जाएंगे। अब रिएक्शन विद NH3, RCOOH को अगर मैं NH3 के साथ रिएक्ट कराऊं तो वो आपको अमोनियम आयन बना देगा, बना के दे देगा, ठीक है। NH3 उसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे RCOOH ने कैसा नेचर दिखाया? एसिडिक नेचर। यह भी कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर ही दिखाता है, ठीक है। फिर पानी निकल जाएगा और बचेगा क्या? RCONH2। इंटरमीडिएट के तौर पे ये ज्यादा देर नहीं टिकता है, RCONH2 बनता है और H2O बाहर, ठीक है। इसको समझने के लिए आप
एक बार फिर से ध्यान दो, ये थैलिक एसिड, ये है आपका बेंजीन, इसके साथ 2 COOH ग्रुप लगे, ठीक है, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर ही लगा होता है, COH के ऑर्थो पोजीशन पे एक और COH लगा होता है। अगर मैं इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन कराऊं तो मुझे मिलेगा थैलामाइड, ठीक है। वो NH4 वाला जो कॉम्प्लेक्स था वो मैंने नहीं बनाया, डायरेक्ट अमाइड बना दिया, कोई दिक्कत? तो ये जो थैलामाइड आपको मिल रहा है, इसको अगर मैं हीट करूं तो NH3 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? और हमें मिलेगा थैलीमाइड, क्या मिलेगा? कोई दिक्कत? चले आगे। जो थैलीमाइड है वो आगे जाके रिएक्शन करेगा, ये 13 चैप्टर में आता है आपके, इसे बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इससे हम प्राइमरी अमीन बनाते हैं, प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन में काम आता है। तो हमने लिया फिर से थैलीमाइड, इसमें एक ही हाइड्रोजन था जिसको मेरे को रिप्लेस करना है के से, पोटेशियम से, कर दिया, क्या बना? ये कॉम्प्लेक्स बना। फिर उसको मैंने रिएक्शन कराया RX से, तो KX बाहर हो गया और उसकी जगह पे R लग गया, लग गया, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स आया है वो है ये। अब इसको किसके साथ रिएक्शन कराऊं? NaOH के साथ। देखना जरा, 2 NaOH लिए, एक तो आया आपका वही बेंजीन वाला कॉम्प्लेक्स, इसके इधर लग गया एक ONa, इधर लग गया एक ONa, ठीक है। और यहां पे 2 हाइड्रोजन अलग हुए, वो दोनों हाइड्रोजन चले गए R के पास, NR के पास, तो RNH2, यानी कि आपका प्राइमरी अमीन तैयार हो गया, ठीक है। और ये जो था आपका, ये क्या है? ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, या आप कह सकते हो थैलिक एसिड है, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। देखो, क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना है, RCOOH का रिडक्शन करो तो आपको RCHO मिल जाएगा, ठीक है। रिडक्शन किससे कर सकते हो आप? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से कर सकते हो, या NaBH4 से कर सकते हो, और रिडक्शन करोगे अल्कोहल मिल जाएगा। अब अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो आपको एल्केन भी मिल सकता है, ठीक है। और एल्केन लेने का एक और तरीका क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन। ये हमने कब पढ़ा? ये हमने 11th में पढ़ा था। देखो डीकार्बोक्सिलेशन क्या है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लो, उसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराओ, सोडियम बेस है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, बनाएगा। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लो, उसको रिएक्शन कराओ NaOH से इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या बाहर हो जाएगा? Na2CO3, ठीक है। RH आपको मिलेगा, Na2CO3 बाहर। ध्यान क्या रखना है आपको, ये जो RH है ये है क्या? 1 लेस कार्बन एटम की चेन है। मतलब अगर पेंटेनोइक एसिड हुआ तो आपको जो एल्केन मिलेगा वो होगा ब्यूटेन, ब्यूटेनोइक एसिड हुआ तो आपको क्या मिलेगा? प्रोपेन, क्योंकि एक कार्बन तो ये बैठा बेटा Na2CO3 में,
ठीक है, एक कार्बन इसमें हमेशा कम मिलता है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड आप ये डी कार्बोक्सिलेशन आप बेंजीन के साथ भी कर सकते हो। ये लो, अगर बेंजीन के ऊपर COOH है और उसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराया जाए तो वो भी अपना एसिडिक करेक्टर दिखाएगा और सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। बनाएगा। अब इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लो और रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? बेंजीन। एक कार्बन तो यहाँ पे भी कम हो गया, पहले 7 थे अब 6 हैं। Na2CO3 बाहर। ठीक है, ये भी डीकार्बोक्सिलेशन है। अब बारी आती है हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस्की रिएक्शन। Na2CO3 बाहर कर दिया ना बेटा, COON यहाँ पे, अब ठीक है। अब देखो हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस्की रिएक्शन, इसमें क्या करा हमने? CH3COOH लिया, उसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये क्लोरीन इसके H हटाकर रिएक्शन करेगा। कब तक होगी रिएक्शन? जब तक सारे H ना हट जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। इसमें हाइड्रोलिसिस का भी ध्यान रखो बेटा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसके बाद बारी आती है रिंग सब्स्टिट्यूशन की। नाइट्रेशन, HNO3 के साथ रिएक्शन। मैंने बताया था आपको एल्डिहाइड और कीटोन कराते वक्त, जब उसका रिंग सब्स्टिट्यूशन कराया था, कि कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग है, तो NO2 ग्रुप जो लगेगा आपका मेटा पे लगेगा। ब्रोमिनेशन, एनहाइड्रस AlBr की प्रेजेंस में। इसका मैकेनिज्म भी बताया था आपको। ये सारी के सारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा। यहाँ AlBr3 उसका Br माइनस ले जाएगा और Br प्लस छोड़ देगा अटैक करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ क्या कहता है? aromatic carboxylic acid undergo electrophilic substitution reaction in which carboxylic acid act as deactivating group and meta directing group. They however do not undergo Friedel-Crafts reaction. अब ये कह रहा है ये Friedel-Crafts reaction में नहीं जाते, क्यों? Because carboxylic group is deactivating and catalyst aluminum chloride Lewis acid gets bonded to the carboxylic group. तो ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं जाते, क्यों? क्योंकि जो इनका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये FeCl3 के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ऐसा ही सेम होगा जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होगा। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है, वो बेस का रोल प्ले करेगा और AlCl3 लुईस एसिड का रोल प्ले करेगा, तो रिएक्ट कर जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O। ठीक है,
forms an orange red precipitate of with 2,4-DNP reagent. ठीक है, तो पहला पॉइंट पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है। इसका क्या मतलब है? ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, एक एक करके बातें समझो। एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन, और पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। अगर कोई चीज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देती है, इसका मतलब क्या है? मिथाइल कीटोन होने के चांसेस हैं। ठीक है, दो बातें हो गई। अगली चीज, नाइदर रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन। नेगेटिव टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, इसका क्या मतलब है? एल्डिहाइड नहीं है तो आप बहुत ज्यादा चांस हो गए कीटोन के होने के। ठीक है, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड बी हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। अच्छा, अब देखते हैं पहले ये चीज क्या है। C8H8O एक कीटोन है। ठीक है, ये तो पता चल गया कीटोन है। लास्ट में वो कह रहा है ये C7H6O2 देगा। C7H6O2 क्या है? C7H6O2 आपका बेंजोइक ऑक्सीड, ये है बेंजोइक एसिड। कीटोन को अगर आप ऑक्सीडाइज करो तो बेंजोइक एसिड मिलेगा। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो कीटोन है, बात ठीक है। अब कैसा कीटोन है वो देखते हैं। मिथाइल कीटोन है। ये बात किसने बताई कि मिथाइल कीटोन है? आइडोफॉर्म टेस्ट ने। मिथाइल कीटोन पता कहां से चला? आइडोफॉर्म टेस्ट से। एक तो इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, इससे मिथाइल कीटोन तो पता चल गया। तो इस क्वेश्चन की दो काम है, एक तो कहता है कि ए पता लगाओ, दूसरा क्या कहता है कि सारी रिएक्शन लिखो। अब सारी रिएक्शन क्या है? 2,4-DNP टेस्ट कराओ। जरा देखो, अब 2,4-DNP टेस्ट तो तब कराए ना जब वो वाली बात आपको याद हो। 2,4-DNP क्या था? देखो, ये है आपका कीटोन, इसको रिएक्शन कराना है 2,4-DNP से। ये रहा 2 और 4 पे 2 नाइट्रो, फिनाइल हाइड्राजीन। अब आपको क्या निकालना है? पानी निकाल दो। एक ओ ये रहा और 2 H ये रहे। ठीक है, H2 निकाला, बचा क्या? बेंजीन, CH3 और इसके साथ डबल बॉन्डेड NH। ठीक है, और ये आपको कलर देगा ऑरेंज। एक मिनट में चेक कर लो। हाँ, ऑरेंज रेड PPT। ये पहली रिएक्शन हुई इसकी। दूसरी रिएक्शन आइडोफॉर्म टेस्ट, ये भी मैं आपको करा चुका हूं आइडोफॉर्म टेस्ट। फिर लो कीटोन, कीटोन को रिएक्शन कराओ I2 और NaOH की प्रेजेंस में, तो ये अपना ऑक्सीडेशन कर देगा और बनाएगा COONA। एक काम हो गया।
दूसरा, इस CH3 का क्या होगा, ये बनाएगा CHI3, यही है आइडोफॉर्म येलो पीपीटी का। ये भी टेस्ट हो गया, कोई दिक्कत? आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। फिर उसने क्या कहा था, टॉलरेंस रीजन टेस्ट नहीं देगा। नेगेटिव टेस्ट ना दिखाओ तो भी काम चलेगा, दिखा दो तो अच्छी बात है कि भाई टॉलरेंस रीजन के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं हुई। देखो मैं दिखा देता हूं, देखो टॉलरेंस रीजन क्या था आपका, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। क्या देगा आपको, नो रिएक्शन, मतलब ये कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है। और अगर मैं Cu प्लस Cu2 प्लस 5OH माइनस के साथ रिएक्शन कराऊं तो भी नो रिएक्शन। वैसे नेगेटिव टेस्ट नहीं भी करके दिखाओगे तो काम चलेगा, लेकिन पॉजिटिव सारे टेस्ट करने हैं। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड ले आओ, ये है आपका कीटोन, इसको रिएक्शन कराया क्रोमिक एसिड के साथ, H2CrO4, या इसको एनहाइड्रस दिखाना हो तो CrO3, दोनों में से कोई भी लिखोगे काम चलेगा, बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जो दूसरा हाफ है उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस आपको लिख के दिखानी है। ये क्वेश्चन आपका कभी 4 नंबर में, 3 नंबर में या 5 नंबर में आता है, बड़ा क्वेश्चन है। तो ये चीजें क्यों लिखनी है, ये रीजन है कि जो आपने क्वेश्चन पढ़ा उसको आपने क्या डिपिक्ट किया, क्या क्या चीजें समझी, फिर आपने ए का पता लगाया, ए पता चल गया ना, तो फिर ये रिएक्शंस करके दिखा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बात कर रहे बेटा हम लेसन नंबर 12 के एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर देयर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अगर इन क्वेश्चंस की बात करूं मैं आपसे, तो यहां पे मुझे सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनने होते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर 4 सिंगल बॉन्ड है तो चारों सिग्मा है, एक डबल बॉन्ड है तो ये ही वाला पाई है, बाकी तीनों सिग्मा है, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ये और ये दोनों पाई है और 2 सिग्मा है, और अगर 2 डबल बॉन्ड है तो ये और ये दोनों पाई हो गए और नीचे के दोनों सिग्मा। अब इसके बाद बारी आती है कि हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड गिन लिए, इसके बाद भी अगर इन दोनों एग्जांपल्स में से किसी को कोई डाउट हो तो बता देना मुझे। यहां दिखाई दे रहे पाई बॉन्ड, यहां दिखाई दे रहे पाई बॉन्ड, और यहां दिखाई दे रहे, और सिग्मा बॉन्ड आप हाइड्रोजन को गिन के भी पता लगा सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन हाइड्रोजन सिंपल एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है अगर चारों सिंगल बॉन्ड है, चारों सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो sp2, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो sp, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो भी sp। एक ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, 2 डबल बॉन्ड है तो sp, एक डबल बॉन्ड है तो sp2, और चारों सिंगल बॉन्ड है तो sp3। खत्म कहानी। व्हेन राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग, ये सेम ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस में हमने बात की हाइब्रिडाइजेशन की और सिग्मा और पाई बॉन्ड की। अब बारी आती है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फॉर्मूला इनटू कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसमें किसी को कोई डाउट? हमने क्या करना है, सिर्फ इसको खोल के लिखना है। जैसे इस वाले को लिखना है तो 3 CH2 एक साथ लिखे हुए, 3 CH2 एक साथ लिखे हुए, ठीक है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। ये देखो लिख दे 3 CH2, 1 2 3, तीनों CH2 को एक्सपेंड कर दिया, कोई दिक्कत? अब नीचे वाले में देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट कंडेंस फॉर्म। अब कंडेंस कैसे करोगे? अब मैं इनको कंडेंस कर सकता हूं, आपको 3 CH2 एक साथ दिख रहे होंगे, तीनों को एक साथ कंडेंस कर दो, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया ब्रैकेट में CH3 क्यों लिखा है, इसका मतलब ये CH3 चेन के ऊपर है। अगर मैं इसको बना के दिखाना चाहूं ना तो ये कुछ ऐसा है, OH CH2 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 CH CH
CH3, एक CH3 यहाँ है ऊपर और एक CH3 यहाँ है ऊपर, ठीक है। इस चीज को समझो कि ये ऊपर इस पार्ट में क्या कह रहा है, इस पार्ट का कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखे, ये वाला, ये, ठीक है। अब देखो यहां पर मुझे कोई भी चीज ऐसी नहीं लग रही जिसे मैं कंडेंस कर पाऊं, ठीक है। ये पहले से कंडेंस है, ये पहले से ही कंडेंस है। हाँ, ये दो CN है ना, इनको मैं एक डब्बे में लिख सकता हूँ, दोनों CN को एक डब्बे में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बन सकता है ये CH OH CN होल ट्वाइस। कोई दिक्कत, चल सकते हैं आगे, खत्म कहानी। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन को डॉट से और उसके बीच के बॉन्ड्स को हम लाइन से दिखा सकते हैं। देखो ये रहा बॉन्ड लाइन मेथड। अब अगर मुझे सिर्फ इसको बॉन्ड लाइन मेथड से दिखाना हो तो कैसे दिखाऊंगा, देखो अब जरा यहां पे कार्बन देखो, OH तो ठीक है, ये 1 2 3 3 कार्बन ये रहे, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 कार्बन। अब इन 6 कार्बन पे दूसरे पे और तीसरे पर ये दो CH3 हैं, दूसरे पर और तीसरे पर दो, कोई दिक्कत, और OH है सबसे कोने में, बोलो कोई दिक्कत, बात ठीक है। स्ट्रक्चर देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, ये देखो NCERT का आंसर। 6 कार्बन की चेन को समझना, 1 2 3 4 5 6, इसके एक कोने पे OH और ये दो CH3, OH बाहर और ये दो CH3 बाहर, कोई दिक्कत, बोलो। तो ये था आपका बॉन्ड लाइन मेथड। अब आता है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये बॉन्ड लाइन की फॉर्म में दिए हुए, इनको एक्सपेंड करो। तो ये जितने सब कार्बन है, आप क्या करोगे, इन कार्बन को CH की फॉर्म में लिखोगे। पहले तो कार्बन लिखो और जितने भी बॉन्ड कम हो उतने H लिख दो, उतने, देखो अब देखो क्या ठीक लिख रहा हूं मैं, कुछ किया है मैंने सिर्फ उस स्ट्रक्चर में जहां पर डॉट था वहां H लिख दिया, अब आप C लिख दिया, सॉरी। अब आपको क्या करना है, बचे हुए बॉन्ड को H में कन्वर्ट करना है। हमें कितने हर कार्बन के बॉन्ड चाहिए, 4, 4 करो। कोने वाले में एक ही था इसलिए मैंने इसको 3 H दिया, इसको भी 3 H दिए, इसको 1 H दिया, इसको 1 H दिया, 2 2, सबको दो, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे थे, ठीक, कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ गया। इसके बाद एक चीज और समझाऊंगा मैं, उसको और समझना, ये हमने पहले डिस्कस नहीं की। अब देखो ये जो पूरी चेन है, ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन, 8 कार्बन ऐसे बनाओ। अब इधर भी CH3, इधर भी CH3 और बीच के सारे H2 H2 H2, कोई दिक्कत, ठीक है। अब कोई क्या भैया इसको ना एक्सपेंडेड फॉर्म से इसे कंप्रेस फॉर्म में लिखो, लो क्या ठीक लिखा है, चीजें समझ आ रही है, एक्सपेंडेड फॉर्म कंप्रेस फॉर्म, बोलो। अब नीचे वाला देखो, ये स्ट्रक्चर सी में कितने कार्बन दिख रहे हैं, ये कार्बन है, ये 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 4 कार्बन है, याद रहेगा। यहां पर भी कार्बन है, क्यों, ट्रिपल बॉन्डेड तो कार्बन हो सकता, हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, या वो नाइट्रोजन लिखता, जहां नहीं लिखा है वो क्या है, कार्बन है, क्योंकि कार्बन तो डॉट से या वर्टेक्स से दिखाया जाता है, तो ये कार्बन है, क्लियर रहेगा। तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C है, इसका स्ट्रक्चर देखो, C ट्रिपल बॉन्डेड C, फिर एक और C, फिर एक और C, फिर एक और C और एक OH। जितने बॉन्ड कम है उतने हाइड्रोजन दे दो। सलोनी बात ठीक है, प्राची, सुप्रिया, सुजाता, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गए तुम्हारे स्ट्रक्चर्स। एक बार फिर भी हम एनसीईआरटी के हिस्से भी देख लेते हैं। ये देखो एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। चलो अब मैं एक पेज ऐड कर रहा हूं ये समझाने के लिए, जरा ध्यान दो।
अब यहां पर हम इस चीज पे ध्यान देंगे, ये कार्बन की चेन है, ठीक, ये बॉन्ड लाइन मेथड है, ये कार्बन की चेन है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये कार्बन की चेन है, ये कंप्रेस्ड फॉर्म है, तीनों एक ही चीज है, लिखने के तरीके हैं, ठीक है। ये लो, इसको कंप्रेस फॉर्म में लिख देता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तीनों समझ में आ गए। अब आपको क्या याद रखना है, एक तो जब भी आप कोई कार्बन की चेन बनाएंगे तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, इस तरीके का कार्बन को एक्सप्लेन कर सकते हो, जरा ध्यान दो। अब जरा ध्यान देना, ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब ये सिर्फ एक कार्बन से सराउंडेड है, एक ही कार्बन से घिरा हुआ है। ये कैसा है, सेकेंडरी, ये 2 कार्बनों से सराउंडेड है, ये 2 से घिरा हुआ है। ये कैसा है, टर्शियरी, और ये क्वाटरनरी, ये 4 से घिरा हुआ है। कोई दिक्कत, पहले समझ लो आराम से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, कोई दिक्कत भारत, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हें कह सकते हो जितने टर्मिनेटिंग कार्बन होते हैं ये तो CH3 होंगे, अगर सिंगल बॉन्ड से बंधे हैं तो बीच में जितने भी कार्बन होते हैं ये CH2 वाले, ये सब सेकेंडरी होते हैं। हाँ, ये सब क्या होते हैं, बोलो बात ठीक है गलत है। ये कोई याद करने की चीज नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। अगर आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा बेसिक रूल तो वही है कि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर कोई ऐसे कहता है कि भैया बीच में कभी CH3 नहीं आ सकता, नहीं आ गया तो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब वो ऊपर या नीचे आना चाहिए, जैसे भी थोड़ी देर पहले हुआ था। ये बार बार बच्चा गलती करता है, बच्चा कहता है कि भैया बीच में CH3 था, तो इसका मतलब वो वहां का नहीं है, ऊपर भेज दो उसको, ब्रांच है, क्या है, ठीक है। और इसकी नेमिंग में भी अभी थोड़ी सी दिक्कत है, इसको भी सिखाना है। अच्छा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो आप समझ गए दोनों Cl क्या है, ऊपर और नीचे 2 ब्रांच है, ये कार्बन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके है। तो बीच में तो CH2 की लाइन होती है, अगर उनमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो वो ब्रांच बन जाएगी, क्या बन जाएगी आपकी। अब जरा ध्यान दो, अब जरा इसको देखो आप, अब मैं अगर आपसे कहूं कि इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम लिखो, तो पहले आपको ब्रांच को पढ़ना आना चाहिए। क्या यहाँ पर कोई ब्रांच है एक नहीं, भतेरी है, जरा देखो कहाँ है ब्रांच, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये दोनों ब्रांच है, ये तीनों भी ब्रांच है। नाम ब्रांच का मिथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करो, दोनों 1 पर ही इन आ रहा है तो कहीं से भी कर सकते हैं, या नजदीक देखेंगे। तीसरे नंबर पर यहां पर आ रहा है मिथाइल, वहां पर आ रहा है प्रोपाइल, एम पहले आता है अल्फाबेटिकली या पी, एम, ठीक है। अल्फाबेटिकली मैंने कब चेक करा, जब दोनों ही तीसरे नंबर पे थे। अगर एक दूसरे पर और एक तीसरे पे होता तो किसको देखता मैं, नजदीक वाले को, किसको देखता, 3 पे कौन है, मिथाइल, 4 पे कौन है, 5 पे कौन है, 7 पे कौन है, आ जाओ, 5 इथाइल, 5 इथाइल, 3,4 डाई, फिर 7 पे, और मेन चेन का नाम क्या है,
नन। 1,3 डाई। पहले ये बात बताओ, बात समझ आई? प्रीति बात समझ आई बेटा? अब देखो कोई अटका हो तो सुनो। हाँ 8 पे है। 8 पे है, वाह शाबाश। 1,8 डाई। अब ठीक है। पहले पर भी एक डबल बॉन्ड था, 8वें नंबर पर भी एक डबल बॉन्ड है, इसलिए हमने डाई लिखा है। करण बता, समझ आया? अब क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब ये तो हमने कर ली एक और नेमिंग, अब आगे क्या करें? अच्छा अब ब्रांचिंग को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ब्रांचिंग में थोड़ी और गहराई लाते हैं और जरा इसको देखते हैं। और एनसीईआरटी का फिर एक एग्जांपल भी कराऊंगा। एक चीज को समझो, आइल का मतलब क्या था? एल्काइल ग्रुप के लिए आइल यूज करते थे ना, क्या था एल्काइल ग्रुप का? आउट ऑफ द मेन चेन। आउट ऑफ दी कार्बन एटम की मेन चेन के बाहर हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइल ग्रुप। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो आपने अल्काइल ग्रुप बनाया है जो चेन के बाहर है, उसको आप ये नाम दे सकते हो? क्या है भैया? अगर चेन के बाहर है तो मिथाइल। अब इसका नाम देखना क्या है। 3 कार्बन है लेकिन जुड़ा बीच में से है। इस चीज को हम आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं? याद क्या रखना, आइसो के दोनों एंड पर CH3 होता है, दोनों एंड पे, और नियो के 3 एंड पे CH3 होता है। कुछ याद आया? 10th में था या? गलत लगे तो टोको। ये क्या है? नियो ब्यूटाइल। पहले मुझे समझाओ, सही है या गलत? सही है। बात क्लियर? आइसोब्यूटाइल समझ आया? अच्छा, अब मैं आपसे कहूं, क्या ये भी आइसो या नियो है? ना, क्योंकि दोनों तरफ CH3 होना चाहिए, इसमें दोनों तरफ CH3 नहीं है, कार्बन की चेनें बदल गई। तो क्या करूं? तो ऐसे भी तो नाम आ सकते हैं, तो क्या हम नाम नहीं लिखेंगे उसका? रंजीत, राकेश, कुछ तो नाम देंगे। क्या नाम देंगे? अब आप इसको देखो, ये क्या है? सीधी लाइन कार्बन की, और ये यहां से जुड़ा है। जहां से जुड़ा उसको देखो कैसा था? प्राइमरी। कैसा था? प्राइमरी ब्यूटाइल। और याद रखना, प्राइमरी लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये कैसा है? ये जहां से जुड़ा है वो कैसा है? इस वाले को देखो, शाबाश, सेकेंडरी है ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी था। क्योंकि जहां से जुड़ा था, हाँ यहां पर तो ये सिर्फ एक से जुड़ा था, अब ये 2 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, ये सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। गलत है? अब ये देखना है कैसा है? टर्शियरी ब्यूटाइल। लेकिन इसका तो आपने नाम नियो भी बताया था, तो दोनों नाम है, क्या दिक्कत है? अब बताओ बात ठीक है या गलत? अब मैं आपको एक कार्बन की चेन दूंगा, क्या आप उसका नाम लिख पाओगे? कितने कार्बन दिख रहे हैं? 7 का मतलब हेप्टेन, खत्म कहानी। लेकिन इसके दूसरे पर ये क्या है? ब्यूटाइल। इसके तीसरे पर ये क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसके छठे पर ये क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल। है तो सारे ब्यूटाइल। बात समझ आई? नाम लिखूं? सेकेंडरी कैसे हुआ? वो सेकेंडरी कैसे हुआ? देखो, ये वाला कितनों से घिरा है? ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि भैया मैं तो मेन चेन का भी गिनूंगा। मेन चेन का कार्बन मत गिन लेना, मेन चेन का कार्बन, हाँ कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। मेन चेन वाला कार्बन आपको इसको अगर आपने मेन चेन में काउंट कर लिया तो वो आइल क्यों हुआ?
आइल का मतलब आउट ऑफ मेन चेन। आउट ऑफ मेन चेन को देखो, मैं इसके लिए कलर दे देता हूं, कोई क्या कलर दे, पिंक दे देते हैं। तू बता दे कौन सा दे बेटा, उसको बताए ना, ये वाला कलर दे देते हैं। ये देखो, तीनों को देखो, तीनों क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, लेकिन तीनों बाहर हैं। अब उस ब्रैकेट में जो पिंक कलर के ब्रैकेट बनाए हैं उनमें देखो, जहां से वो जुड़ रहे हैं, जहां से जुड़ रहे हैं वो कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, जहां से जुड़ रहे हैं। अब कोई बच्चा कह सकता है मैं तो वहां से नहीं देखूंगा, इसका मतलब उनकी खुद की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी ब्रांचिंग की इंपॉर्टेंस। बात समझ रहे हो? तो इसका नाम कैसे पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और बहुत दिक्कत करते हैं बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसा नाम देने का कारण क्या है, यहां से क्यों नहीं दी तुमने ब्रांचिंग, लोएस्ट लोकेंट, क्या, मैं गिन के बता देता हूं आपको। यहां पर 1 पर था एक, यहाँ पर 2 पर था, यहाँ पर 3 पर 2 पे था, और 1 पे नहीं था कोई भी। 2 पे था, 3 पे था और 6 पे, और यहाँ पर 2 पे, 5 पे और 6 पे। तो बताओ क्या आसान है, 2 3 6 छोटा है या 2 5 6? वो जीत गया, इसको काट दो। 2 पे क्या है, ब्यूटाइल। 3 पे क्या है, सेकेंडरी को सेक लिखते हैं, और 6 पे क्या है, टर्ट। ये नाम का हिस्सा नहीं है, कहीं इसको गलती से नाम में डाल दो, टर्ट ब्यूटाइल। फिर हेप्टेन, गलत नाम है, कोई दिक्कत, आराम से समझ लो। अब एक और नेमिंग, एक और तरीके की ब्रांचिंग सीखते हैं। नॉर्मल, पहले मैं यहां डबल बॉन्ड लगा दूं जिससे तुम्हें पता चल जाए कि यही तुम्हारी मेन चेन है। मेन चेन पकड़ो अपनी, मेन चेन दिखाई दे रही है ना? कोई और रंग देना चाहो तो इसको पीली कर दो, इस चेन को। मेन चेन पकड़ लो अपनी। मेन चेन के बाद ये क्या है, ये ब्रांच है। आप कहोगे भैया तो बहुत बड़ी ब्रांच आ गई, कोई समस्या नहीं, हमें क्या लेना देना, ठीक है। हमें तो ये समझना है कि इस ब्रांच का करना क्या है, कैसे नाम लिखें। और एक बड़ी ब्रांच ले लेते, लो ये लो है बताता हूँ ना इसमें मतलब क्या है, ब्रांचों का क्या करना है, क्या इन ब्रांचिंग का। आप बस जैसे नॉर्मल नाम लिखते हो ना वैसे ही ब्रांच का नाम लिखोगे, लेकिन जहां से जुड़ाव हो रहा है ना गिनती वहां से शुरू होगी। मतलब जो ये मेन चेन है ना उसको इंपॉर्टेंस देनी है आपको। यही तो मेन का मतलब क्या हुआ, मेन चेन का मतलब क्या, जहां से जुड़ा है, ठीक है। अब जरा नंबर देखो, अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। पहले हम ले रहे हैं मेन चेन। मेन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? अच्छा, 2 पे क्या चीज जुड़ी है, इथाइल। तो मेरे को समझाने वाली बात लगती नहीं, इसमें कोई चेन ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 5 पे पहुंचते हो तो दो दो बड़ी बड़ी चेनें हैं। 5 पे दो बड़ी चेनें हैं, जरा चेनों को देखो, 1 2 3 4 5। मतलब चेन में भी मैं नंबरिंग कर रहा हूं। शुरू कहां से कर रहा हूं चेन में नंबरिंग, जहां से वो जुड़ा हुआ है। वेरी गुड। अच्छा, इसका मतलब मैं इसकी यहां से नहीं करूंगा ना, गलत। बीच वाले से 1 2 3। अब तुम कहोगे यहाँ क्यों गए, 2 पे क्लोरीन बैठा है ना, उधर क्यों नहीं गए, वहां कोई था नहीं सब्स्टिट्यूएंट। अब आप कह सकते हो कि भैया हमें यहां पर ये मिला, कौन है ये, इथाइल। कौन है ये, और ये कौन है, क्लोरो। अब ये ब्रांच के अंदर लिखे जाएंगे। अब नाम के टुकड़े देखना,
थोड़ा बड़ा पड़ेगा नाम, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं खुद घबरा रहा हूं। अब देखो, सबसे पहले अल्फाबेटिकली तो क्लोरो आ रहा है, सब में क्लोरो है, कोई समस्या नहीं है, तो मैं इस पे जा रहा हूं, 5 पे क्लोरो आ रहा है। 5 मेन चेन से जुड़ा है, 5, अब जरा ध्यान देना, 5 मेन चेन से जुड़ा है, लेकिन 5 के अंदर जो मेन चेन है ये वाली, ये इसमें क्लोरो किस नंबर पे है? पहला, दूसरा, तीसरा, सेकंड पे। 2 क्लोरो, क्या 2 क्लोरो मेन चेन है? ब्रांचिंग की भी ब्रांच है। 2 क्लोरो 1 इथाइल, 1 2 3 प्रोपाइल। अब तुम कहोगे सबके सब आइल है क्या इसमें? ये सब बाहर है, कोई अंदर नहीं है, ठीक है। 2 क्लोरो 1 इथाइल प्रोपाइल, ये पहली ब्रांच हो गई मेरी कंप्लीट, ठीक है। अब नीचे वाली पे आना जरा, इसका नाम 3 क्लोरो, किस इस पे क्या है? 1 2 3, 3 क्लोरो 3 नाइट्रो, 3 क्लोरो 3 नाइट्रो, 2 मिथाइल, वेरी गुड। पेंटाइल, पेंटाइल क्या है? पहली ब्रांच है, इसलिए मैं ऐसे रंग दे रहा हूं जिससे आपको ये लगे कि हाँ भाई नाम थोड़ा सा रंगीला है। और एक और ब्रांच है, हाँ बोल 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 बोल। 4 पे मिथाइल नहीं है, 5 तक की चेन हो, 4 उसको मैंने चेन में डाल दिया। 2 इथाइल, 2 पे इथाइल, 5 2 क्लोरो 1 इथाइल प्रोपाइल, 5 3 क्लोरो 3 नाइट्रो 2 मिथाइल पेंटाइल, 2 इथाइल, और मेन चेन का नाम है नन 1,8 डाइइन, ठीक है, ठीक है, ये छोटा सा नाम है। अगर हम CH4 को 3D में बनाए तो CH4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कैसी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल में हम डैश और एज का इस्तेमाल करते हैं। डैश का मतलब पीछे, एज का मतलब आगे। ये आपका एज है, ये आपका डैश है। डैश्ड वेज बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बॉन्ड दूर है। तो अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो आप ऐसे दिखा सकते हो, जरा ध्यान दो। ये क्या है? कार्बन। ये प्लेन पर 2 बॉन्ड, कहां पर? प्लेन पर। ये प्लेन से आगे हमारी तरफ आता हुआ, टुवर्ड्स आई, तुम्हारी तरफ। ये प्लेन से बाहर, कागज के ऊपर, समझ रहे हो? ये जो तुम्हें इस वक्त पेपर दिखाई दे रहा है या तुम्हारा मोबाइल दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, उससे बाहर की तरफ, तुम्हारी आंख की तरफ। और पीछे जाता हुआ कैसे दिखाई देगा? ये पीछे जाता हुआ, इसे कहते हैं डैश, और आगे वाले को क्या कहते हैं? एज। अब वहां पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब कोई कहे भैया मैं इस पैटर्न को हमेशा फॉलो करूंगा, अरे आपसे ये पूछा जाएगा ना कि किस कार्बन पे बनाना है, किस। चलो अब देखना जरा, ये क्या है? ये तो अभी जो मैंने बताया था ये तो मिथाइल था। अब ये क्या है? हाइड्रोजन, 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 CH3। अब ये मिथाइल थोड़ी है, ये तो इथाइल है। वो सॉरी, वो पहले वाला मिथेन था, अब इथेन है। पहले एक कार्बन था, अब 2 है। अच्छा, फिर अब मैं एक और बात करता हूं आपसे, जरा ध्यान देना बेटा। दिख तो नहीं 4 बॉन्ड यहाँ पर? दूसरे वाले को मैंने खोला ही नहीं, अलग अलग कार्बन को अलग अलग खोलना पड़ेगा। हाँ, अब जरा इधर ध्यान दो। अगर मैं बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं, यहाँ पे भी CH3 लगा दूं, अब क्या है ये? अब 3 कार्बन है, प्रोपेन है। कौन सा कार्बन खोला है? सेकंड। कौन सा कार्बन खोला है? इसमें कौन सा कार्बन खोला था? फर्स्ट। कोई दिक्कत है क्या? तो आप कह रहे हो ये है क्या? स्टीरियोकेमिस्ट्री। हम 3D में ऐसा दिखा सकते हैं। वैसे ये आपके अभी काम का नहीं है, इसलिए बना के दिखा दे। कभी कोई एच और डैश पूछ ले तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा होता। ठीक, इस पे और ध्यान देंगे बच्चों। एक बेंजीन है, बता चुका हूं मैं आपको। बेंजीन के ऊपर NH2 तो उसे हम बोलते हैं बेंज अमीन या एनिलीन। इसका कॉमन नेम मैं आपको बता चुका हूं, याद है? बेंज अमीन, ये इसका नाम है, और एनिलीन इसका कॉमन नेम है। नेफ्थलीन बता चुका हूं, याद होगा, जब हक्कल रूल भी समझाया था। और ये क्या है? ट्रोपोलोन। ठीक है, इसको मैंने नहीं सिखाया,
इसको लर्न कर लो नाम को। क्लियर? ठीक है। क्या ये कीटोन है? हाँ, बना के दिखाता हूं मैं आपको। गलत लगे तो टोको। हाइड्रोजन कंप्लीट है? नहीं, कर दो। सबको एक एक एच दिया है, सिमेट्री है जैसे बेंजीन में होती थी, लेकिन ये एक कीटोन है। कार्बन गिन लोगे टोटल? साइक्लिक होगा ये। गिनो कितने कार्बन है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। क्या दिक्कत है? क्लियर? चलूं आगे? ठीक है, तो ये वाले स्ट्रक्चर बता दिए। ये भी याद रखना बेटा, फ्यूरेन ही बोल लेते हैं वैसे इसको खाली, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी बोल सकते हो इसको। साइक्लोहेक्सीन मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। ये देखो, फ्यूरेन, थायोफिन, पायरिडीन। बहुत इंपॉर्टेंट है पायरिडीन, बहुत बार आएगा आगे जाके आपका, याद रहेगा पायरिडीन। ठीक है, पायरिडीन में एक कार्बन हट गया है और नाइट्रोजन लग गया, और एक चीज और, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। ठीक है, चलो पायरिडीन हो गया, फ्यूरिन हो गया, और थायोपीन हो गया। ये नेमिंग अब आपको इतनी मुश्किल नहीं लगेगी, सिखा चुका हूं मैं आपको। आ जाओ, एनसीईआरटी के लिखने का तरीका है ये। एमी, एमी का मतलब मिथाइल है। एमी का मतलब क्या है? ऐसे ही बस, और तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाला नाम नहीं था। अच्छा, ओ का मतलब और पी का मतलब क्या है उसको और बता दूं मैं आपको। ओ और पी, ये बेंजीन है, ये कोई भी अटैच स्पीशीज है, उसके साथ वाली जगह होती है ऑर्थो, उसके एक छोड़ के होती है मेटा, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है पैरा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट पैरा, इसके साथ वाले दोनों ऑर्थो, और उससे एक छोड़ के मेटा। याद रहेगा? ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा, बोलो। ठीक है, ये करा हमने, नीचे देख लो। चलो, ये बता दिया था मैंने आपको, पोलर फॉर्म बता दी थी। ठीक है, अब आप देखो इस वाले को, इस वाले नाम को देखेंगे सारे बच्चे। ऑर्थो, ऑर्थो इथाइल एनिसोल, नाम क्या है? अब आपने कहा भैया हमें एनिसोल ही नहीं पता, एनिसोल ही नहीं पता, एनिसोल बनाओ पहले तो। ये है बेंजीन के ऊपर OCH3, पहले बेंजीन बनाओ और उसके ऊपर लगा दो OCH3, लगा दिया। अब इसकी ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, ये या ये? किस ये को भरना है आपको, दोनों को नहीं। और उसमें भरना क्या है? इथाइल। हो गई? अब ये ऑर्थो इथाइल एनिसोल हो गया आपका, बोलो। दूसरा, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पहले तो एनिलीन बनाना आना चाहिए। बेंजीन के ऊपर, शाबाश, बेंजीन के ऊपर NH2, और इसके पैरा पे क्या है? NO2। पैरा पे क्या है? अब 2 और 3 पे 2 ब्रोमो, 1 फिनाइल पेंटेन। पहले तो पेंटेन बनाओ आप। कितने हैं? कितने हैं? 5 कार्बन। 1 पे है फिनाइल, 1 पे है फिनाइल, 2 और 3 पे 2 ब्रोमो है। 1 पे क्या है? फिनाइल मतलब कार्बन की चेन, बेंजीन आउट ऑफ मेन चेन। अब 2 और 3 दोनों पे क्या है? ब्रोमो। अब मुझे लगता है ये नाम गलत है, इसका नाम नहीं होना चाहिए 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, क्योंकि बाहर कार्बन कम है। इसका नाम होना चाहिए 1 2 3 4 5, इसका नाम होना चाहिए 2,3 डाइब्रोमो। आप मुझे बताओ मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है कि गलत है? बेंजीन। क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास 6 कार्बन है।
क्या मैंने आपको ये सिखाया था? बट प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को लेंगे ना, ब्रोमीन। ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, प्रीफिक्स है। बट आपने बोला था ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन। हाँ, मैंने कहा था एनसीईआरटी ने फंक्शनल ग्रुप बोला है, इसी वजह से तो एनसीईआरटी ने इसे प्रेफरेंस दी है ब्रोमो क्लोरो को। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है? ये वाला नाम ठीक है उसके मुकाबले में, ठीक है? लेकिन अगर एनसीईआरटी के माने तो वो फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, तो प्रीफिक्स को ही प्रेफरेंस देते हैं ना, आपने बताया दिया। कुछ नहीं होता तो, लेकिन मैंने ये भी तो बताया था, बेंजीन और बाहर वाली चेन में आप ये देखोगे, बाहर वाली चेन में कार्बन कितने और बेंजीन में कितने, 6 से ज्यादा होंगे ना तो ही देंगे, ठीक है? अब देखो डी पार्ट, देखो डी पार्ट, 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। पहले बेंजीन बनाओ, बेंजीन बना के उसके 4 पे इथाइल, 1 पे क्या है फ्लोरो, 2 पे क्या है नाइट्रो, ये नाम है, ठीक? पहले बताओ ये बात समझ में आई? पक्का? अब आपको नए नाम क्या देखने को मिले आपको? एनिसोल, एनिलीन तो बता चुका हूं मैं, एनिसोल पहली बार देखा है, पहले बताया था। फिर ये बच्चे पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। अब जरा इसको ध्यान दो, ये क्या है बेंजीन, क्या हो गया ये? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे OCH3, मेटा पे Cl, पैरा पे नाइट्रो। लिख सकते हो? कोई दिक्कत? मेटा क्लोरो थो मिथॉक्सी पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। पहले मुझे बताओ नाम ठीक है कि गलत है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वो हो गए जिसमें ऑर्थो पैरा मेटा आते हैं।